नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आज हम जानेंगे मेडिकल फील्ड से कुछ जानकारी। जैसे आजकल देखा जा रहा है, कोई भी बीमारी है जो पहले कहीं सुनने को मिलता नहीं था, आज वो बीमारी एक आम रूप ले चुका है, बिल्कुल साधारण बात हो गया है। किसी को भी सुनिए, किसी गांव में सुनिए तो किसी को कैंसर हो गया है, किसी को डायबिटीज हो गया है, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है। तो इसमें क्या सावधानी बरतना चाहिए, इसमें रोकथाम क्या कर सकते हैं, तो इसी सब सवालों के जवाब हम जानेंगे। तो हमारे साथ हैं आज डॉक्टर विनय कुमार। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर। तो और कैसे चल रहा है प्रैक्टिस? प्रैक्टिस तो सर सही चल रहा है। आजकल सर देखा जा रहा है, एक बिल्कुल कोई भी बीमारी है बिल्कुल साधारण बात हो गया है। जैसे मान लिया जाए कि आप देख रहे होंगे, किसी भी गांव में सुनेंगे, कहीं भी सुनेंगे किसी को कैंसर हो गया। तो सर इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जी। कैंसर, तो कैंसर की बहुत सारी कारण है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं गुटखा, पान और ये शराब, दारू ये सब का सेवन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं। और उनका गलत तरीके के खान पान भी हो गया है। जैसे फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, अपना इंडियन खाना बहुत कम खाते हैं। लोग शौक से खाते हैं कि नहीं हम वही चीज खा लेंगे, कभी ब्रेड खा लिए, कभी कुछ खा लिए। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदेह होती है। और समय समय पे अपना कभी ब्लड जांच नहीं करवाते हैं। मान लीजिए कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, वो हमारे जाकर के माउथ कैंसर उत्पन्न करता है। तो उसको तो लगता है ना कि हमारे गले में कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा है। तरह ऐसा देखा जाता है कि कैंसर, तो कैंसर के हमारे पास जो कारण है वो दो ही चीजें हैं। एक तो हमारा जैसे गलत खान पान हो गया, और आजकल के जो बच्चे या बूढ़े हैं तंबाकू खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, शराब के ज्यादा से ज्यादा सेवन कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी में जाकर के कहीं ना कहीं हमारे सेल को डैमेज करती है, और डैमेज करके वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो आजकल हम आपको यही बता रहे हैं कि सबसे पहले चीज है कि हमारी लाइफ स्टाइल। पहले के दिन में जो ऐसे नहीं हुआ करता था, लोग अच्छे से खाना खाते थे, फल फ्रूट्स खाते थे। आजकल तो फास्ट फूड की जमाना हो गई है, और देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे व्यसन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। कभी कभी सोच की चिंता होती है कि पता ना कैसे जमाना आ गया, 10 साल 15 साल के बच्चे गुटखा खाते हैं। हाँ, एक समाज में ये चीज भी देखा जा रहा है कि कोई भी मतलब बच्चा लोग भी इस लत में लग गया। नशा जो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग ही नशा का इसमें हैबिट में आ गया है। सर अपना एक परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार, मैं BAMS MD जनरल फिजिशियन और शिशु रोग का चिकित्सक हूँ। मैं यहाँ बैठते हैं? मैं यहाँ दरौंदा के कमल फर्मा पिपरा रोड में प्रतिदिन सेवा देता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। ये सीवान डिस्ट्रिक्ट में बिहार में है। जी जी। तो सर आप ऐसे क्या क्या चीज देखते हैं, क्या क्या बीमारी का देखते हैं? जनरली ऐसा कोई स्पेशलिस्ट है या जनरली? जनरल हर तरह के, जैसे शुगर हो गया, BP हो गया, थायराइड हो गया, सर्दी खांसी बुखार, कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया, बच्चे लोग में जैसे निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया। सर ये BAMS बोले आपका कोर्स, ये सर कितने साल का होता है? फुल फॉर्म क्या होता है इसका? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये आयुर्वेदिक कोर्स है। और ये 4.5 साल प्लस 1 साल का इंटर्नशिप होता है, जो ट्रेनिंग बोला जाता है। 5.5 साल का, 5 साल का। जी जी। तो सर ये मतलब कोई अगर स्टूडेंट, कोई नया युवा अगर डॉक्टर फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा इजी कोर्स रहेगा जो कम पैसे में या कम ड्यूरेशन में उस कोर्स को कर सकता है? देखिए, कोर्स बहुत सारे हैं, MBBS है, BAMS है, या कुछ पैरामेडिकल का कोर्स है जो बच्चा अपना, जैसे मान लीजिए गरीब तबके के बच्चे हैं, वो पैसा उनके पास कम है, तो पैरामेडिकल का कोर्स जैसे BSc नर्सिंग या नर्सिंग या वो कितने साल का होता है? वो 3 साल 2.5 साल का, कोई 3 साल जैसे GNM है या BSc नर्सिंग है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? वो
हाँ वो भी 3 साल प्लस ही होता है उसका भी कोर्स। वो कम पैसे वाले है या फिर ऐसा है कि आप कंपटीशन निकाल के जाएंगे तो बहुत कम पैसा लगेगा। हाँ, अगर आप एग्जाम पास करके जाएंगे किसी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में जाए, नीट हाँ, क्वालिफाई करके जाते हैं आपको बहुत कम पैसा लगेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम पैसा लगता है। बिल्कुल कम में हो जाएगा। अगर चाहेंगे प्राइवेट से करना है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होगा उसके लिए। और सर इस एक जो होता है मतलब हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में कोई लैब टेक्नीशियन ऐसे कोई उसमें कोई छोटा कोर्स है जो बिल्कुल कम पैसे में और कम टाइम में हो जाए? हाँ बिल्कुल, वो तो लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स होता है, वो 2 साल के अंदर 2 साल का ही है। आप कहीं ट्रेनिंग लेकर के आप किसी अपना छोटा सा लैब भी डाल सकते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं। तो मेडिकल फील्ड से जो अगर कोई युवा करना चाहे तो कर सकता है ये चीज। उसके लिए 12th के बाद हमको नीट की तैयारी करनी 12th के बाद एक तैयारी करना होता है नीट में, वो भी बायो से हो। बायो लेना ही अनिवार्य है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उनका बायो अनिवार्य होता है मेडिकल लाइन में। सर एक चीज और है, ये गैस, एसिडिटी और कब्ज, ये भी दिन प्रतिदिन हर घर में देखेंगे तो 1-2 इसका पेशेंट मिल ही जाएगा। इसका क्या रीजन है कि इसका रोकथाम क्या है, इसमें क्या क्या हम सावधानी बरत सकते हैं? जैसे गैस एसिडिटी तो दोनों एक ही चीज है, कब्ज हो गया जो अलग चीज है। गैस एसिडिटी दोनों एक ही चीज है। हाँ, गैस कहिए या उसको एसिडिटी कहिए या कब्ज कहिए। आम भाषा में लोग कब्ज एसिड गैस बोलते हैं, उसको एसिडिटी हम लोग को मेडिकल टर्म में बोला जाता है। और कब्ज हो गया अलग चीज है। कब्ज मतलब हो गया कि आपका लेटरिन थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो रहा है, हार्ड हो रहा है। इसका क्या रीजन क्या है सर? अब देखिए आजकल क्या होता है ना कि लोग खाना खा लेते हैं, पानी कम पीते हैं और ज्यादातर आजकल जो चॉइस करते हैं क्या मसालेदार चीज और टेस्टी और टेस्ट के चक्कर में लोग ज्यादा तो मसालेदार चीज खाने के चलते हैं हमारे शरीर में वो गैस बनता है, मसाले से गैस बनता है और वही गैस जाकर के पानी नहीं पियेंगे तो फिर जाकर के वो कब्ज में जो मेरा मल होता है ना वो कब्ज में तब्दील हो जाता है। पानी ही नहीं रहेगा तो अच्छे से प्रॉपर पानी ज्यादा पीना चाहिए। जब डाइजेशन नहीं होगा तो ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो दिक्कत करेगा, वो वही कंस्टिपेशन यानी कब्ज का रूप धारण कर लेता है। सर बाल झड़ना भी एक आम समस्या बन चुका है। बाल झड़ने के पीछे क्या कारण है? बाल झड़ने के कारण भी कुछ बाल झड़ना, बाल सफेद हो गया, जैसे उम्र से पहले ही बाल सफेद हो गया, उम्र से पहले ही बाल झड़ना स्टार्ट हो गया। बहुत ऐसे सुनते हो ना कि इस बच्चा को ही बाल झड़ रहा है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे को बाल झड़ रहा है, उनका बाल सफेद हो गया है। कहीं ना कहीं उसके खान पान पे ज्यादा असरदार होता है उसका। जैसे मान लीजिए ज्यादा स्पाइसी फूड खाता है, चाइनीज फूड खाता है, उसके लिए उसको गैस, पेट में गैस बनता है। गैस बनने से तरह तरह की बीमारियां होने लगती है और अच्छे संतुलित आहार नहीं ले पाता है ना आजकल। कहाँ कोई फ्रूट्स और अच्छा, हम लोग भी मार्केट में देखते हैं जो कढ़ाई में एक तेल डालते हैं, उस तेल को तो पता नहीं उसमें कितने बार वो लोग फ्राई करते हैं। वही चीज है ना, जैसे और बार बार उसी में फ्राई करते, जो बच गया उसको तो फेंकते नहीं है, फिर उसमें ही डाल के कंटिन्यू उसको आप समझ लीजिए कोई भी चीज बनाते हैं, फास्ट फूड। जो कोई फर्स्ट टाइम वो अपने कढ़ाई में तेल डाल के कुछ भी बना रहे हैं बाहर में, वो जब तक खत्म नहीं होता है, खत्म होने से पहले थोड़ा सा और रहता है तभी डाल देता है वो लोग। तो कुल मिलाकर करके वो तेल कितना बार जला और कितना बार जला उसका कोई मतलब वो जो कभी जलता ही नहीं है, थोड़ा सा बचता है फिर उसी में डाल देते हैं और वो कंटिन्यू चल रहा है, ये प्रोसेस चलते जा रहा है। इतना ना प्रोसेस हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस फूड हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत नुकसान होता है। और जितनी सारी बीमारियां हो रही है ना, हमारे ज्यादातर बीमारियां खान पान से हो रही है। एक पाइल्स भी देखते होंगे सर, पाइल्स भी एक आम समस्या हो गया है। पाइल्स जिसको हम लोग बाउसीर मेडिकल टर्म में उसको हेमोरॉइड बोलते हैं। उसकी तो कॉमन कारण है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कब्ज रहेगा, आपको कंटिन्यूअस कब्ज बना रहेगा, आप स्टूल पास करने जाएंगे तो आप प्रेशर लगाएंगे तो वहाँ का जो ब्लड वेसल्स है ना वो रप्चर कर जाता है या फिर वो डायलेट कर जाता है। डायलेट होकर के रप्चर कर जाता है। डायलेट होना मतलब फैल जाता है, फैल करके रप्चर होता है, आपको ब्लड बहेगा। तो पाइल से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप फाइबर में क्या खाएं सर? जैसे फ्रूट्स खाएं, ग्रीन मतलब फ्रूट्स खाएं, फल खाएं और ग्रीन वेजिटेबल खाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। ज्यादा से ज्यादा सलाद उसमें ज्यादा सलाद खाना चाहिए। मैदा वाली चीजें मतलब ज्यादा से ज्यादा आप सलाद का सेवन करें। मतलब जितने सारे हमारे शरीर में फाइबर जाएगा ना वो हमारे मल को बंद कर और ज्यादा करके वो निकालेगा, वो इजीली पास हो जाएगा। पानी ज्यादा पिए, पाइल्स का यही एक निदान है, ठीक है ना सर? मोटापा के लिए क्या कर सकते हैं? एक मोटापा भी देखिए तो आदमी को मतलब
ये वेट बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसको लूज करने के लिए बस में नहीं है। वेट तो बढ़ गया, बढ़ सकता है किसी का भी, लेकिन उसको कम करना, कंट्रोल करना, एक मोटापा भी देखेंगे तो बहुत बड़ा समस्या बन चुका है। हाँ, आजकल तो एक तरह का मोटापा बहुत बड़ा समस्या हो गया। हर घर में एक दो लोग हैं जो मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं। आए दिन दिन पर दिन मोटापा का शिकार लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसका भी एक ही कारण है कि लोग जितना खा रहे हैं उतना उसका एनर्जी लॉस नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आप एनर्जी तो बहुत सारा गेन कर लिए, उसका लॉस नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे डिपोजिट टिश्यू में जाकर के डिपोजिट होता है, और डिपोजिट होकर के वो फैट का डिपोजिट होता है, वो हमारे बेली में, हम्प में, फिर बैक साइड में वो दिखता है। तो कहीं ना कहीं हमारा वो भी रिलेटेड है, हमारे खान पान से ही रिलेटेड है कि हम ज्यादा खाना खा रहे हैं, उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और बैठे हैं। आज हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आज कोई एक्सरसाइज नहीं करता है। लोग थोड़ा सा शौक से जाते भी हैं तो जिम जाते हैं, लेकिन जिम से अच्छा है कि आप रोज योगा करें, एक्सरसाइज करें। अपने शरीर के लिए 30 मिनट तो दे ही सकते हैं ना, तो अगर 30 मिनट देते मतलब हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कसरत हो गया, योग हो गया, टहला हो गया सुबह का, बिल्कुल कुछ ना कुछ प्रतिदिन हर एक आदमी को जरूरी है सुबह में। मॉर्निंग वॉक कीजिए आप, सुबह सुबह उठ के 2-3 गिलास। ऐसे कितना बजे उठना सही रहेगा सर? सुबह 5 बजे उठ जाइए, रात में 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए। आम लोग की बात बोल रहे हैं, सोने के लिए 10 बजे सो सकते हैं। हाँ हाँ, मान लीजिए अगर जो स्टूडेंट हैं वो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, उनके साथ तो ऐसे रूल फॉलो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वो तो स्ट्रगल लाइफ में है, पढ़ना पड़ता है किसी भी कंपटीशन के लिए, क्योंकि आए दिन हार्ड कंपटीशन होते जा रहा है ना। तो वो आम लोगों के लिए हम बताए हैं कि आप 10 बजे तक हार्डली सो जाइए, सुबह 5 बजे जगिए, और सुबह अपना नित्य क्रिया से निपटिए, पानी पीजिए, गुनगुना से पानी पीजिए, उसके बाद आप कुछ टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए। ये सारी चीजें जो है ना आपको मोटापा से निजात दिलाएगी। और खाना है जो है आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीजें लीजिए और फ्रूट्स लीजिए। सर सुबह सबसे उठते सबसे पहले क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले तो आप सुबह उठ करके आप 2-3 गिलास गुनगुने पानी पीजिए, या फिर नहीं तो नॉर्मल ताकि उससे हमारा जो पैखाना लेटरिन है जो अच्छे से पास हो जाते हैं। जी सबसे पहले, उसके बाद तो फ्रेश हो जाएंगे। सबसे पहले खाना क्या चाहिए? मतलब जूस पीना चाहिए या फल खाना चाहिए या कोई खाना चाहिए? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको आपके घर में जो भी अवेलेबल हो उसको खा सकते हैं। बस यही ध्यान देना है कि थोड़ा सा स्पाइसी फूड और वो जी, मतलब सुबह स्पाइसी नहीं खाना, जैसे तला हुआ चीज हो गया, उसको सुबह नहीं खाना, ताकि दिन भर गैस बना रहेगा और गैस बढ़ते भी जाता है। और एक चीज, सुबह तो आप टी लीजिए ही नहीं। आजकल तो चाय जो हो गया ना लोगों के लिए कॉमन, बेड टी जिसको बोलते हैं, ले रहे हैं। मतलब बिस्तर पे लेटे हैं और लेटे लेटे एक चाय ले लिए। तो सबसे कॉमन कारण एसिडिटी का वो है, वही है, क्योंकि अगर सुबह दूध वाला चाय ले लीजिए और दिन भर गैस आपका बढ़ते ही जा रहा है। एसिडिटी का मेन कारण वही हो जाएगा। एसिडिटी से बहुत लोगों को हेडेक होने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है, बहुत तरह की समस्याएं आने लगती है। इस चीज पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। सुबह उठ के एक गुनगुना पानी पीना चाहिए, उसके बाद आप लैट्रिन जाइए, पैखाना जाइए, आप फ्रेश हो जाइए। अगर गर्मी के उसके बाद पानी भी पी मतलब कुछ जो भी खाना खाइए आप, मतलब तला भुना हुआ चीज नहीं खाना चाहिए, तेल मसाला वाला कम ही खाना चाहिए सुबह। अगर सही मायने में स्वस्थ रहना, हल्का भोजन करना चाहिए। सही मायने में अगर इंसान को स्वस्थ रहना है तो 3-4 चीजें अपने जीवन में बहुत ज्यादा मैंने उसको ध्यान देना है। एक तो सादा खाना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा खाना है, फाइबर वाली चीजें ज्यादा लेना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, रेगुलर आप उसको योगा कर सकते हैं और अपना दिनचर्या सही तरीके से चला सकते हैं। यही एक आपका मेन रीजन है कि आप उसको अपने स्वास्थ्य को सही ढंग से चला सकते हैं। सर, लोगों को बीच में एक धारणा है कि आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आयुर्वेदिक जो दवा होती है ना, वो इमरजेंसी के लिए नहीं होती है, काम वो भी करती है। तो इमरजेंसी में कौन सा दवा खाएं? इमरजेंसी के लिए तो आप एलोपैथिक दवा खा ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो होती है ना वो एक्यूट बीमारी के लिए नहीं है, क्रोनिक बीमारी के लिए है। जैसे जो हाल फिलहाल में हुआ उसके लिए तो एलोपैथ में ज्यादा बेहतर इलाज है। तो हम लोग के एलोपैथी में जो मतलब इमरजेंसी हुआ तो आपको एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए। जी, अगर कोई कंट्रोल में है बीमारी तो उसके लिए आयुर्वेदिक में जाएंगे तो सही रहेगा। अचानक से बीपी बढ़ गया, अचानक से शुगर बढ़ गया, उसके लिए आप वहाँ सहायता ले सकते हैं उससे। सर, क्या कोई दवा है जो बिना डॉक्टर के सलाह के खा सकते हैं? ये तो हम बहुत सारे, क्योंकि सर एक देखते होंगे जो एक
प्रचार आता है, एक किसी भी कंपनी का आता है कि लोग डायरेक्ट कमर्शियल वेबसाइट से बुक कर लेते हैं और उसको घर पे मंगा के खा लेते हैं। उस पर एक ब्लू ग्रीन टिक रहता है, उस पर ये मतलब कंपनी, बेचने वाली कंपनी ये दावा करती है कि हाँ इसको आप डायरेक्ट खा सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, उस पर ग्रीन टिक लगा होता है। तो क्या ये सब, इसमें सच्चाई क्या है सर? नहीं नहीं, वैसा कभी नहीं करना चाहिए। वो कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए करती है कि हमारा सेल बढ़े, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। जैसे मान लीजिए कि आप जिस दवा के बारे में नहीं जान रहे हैं, आपके डॉक्टर नहीं बताए हैं खाने के लिए, उसको आप खाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे कि वैसे नहीं करना चाहिए। जो भी अपना दवा लेना है किसी डॉक्टर के कंसल्ट से दवा लीजिए, क्योंकि शरीर आपको बहुत बहुमूल्य चीज है, इसको खिलवाड़ ना समझें। अगर खिलवाड़ समझते हैं तो इसका कभी ना कभी खमियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि डॉक्टर के फीस देने से तो बच जाएंगे, डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट दवा है खरीद के खा लेंगे, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ेगा उनके शरीर के ऊपर में, ऐसा भी कहीं उनके साथ नौबत आ सकता है, इमरजेंसी तक का नौबत आ सकता है। देखिए, हर चीज गूगल नहीं बता सकता है। ऐसा है कि डॉक्टर बने किस लिए हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे टर्म होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन होती है जो कि डॉक्टर को ही पता रहता है, वो आपको गूगल नहीं बता पाएगा। हाँ, बहुत लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं, आम लोग किसी कमर्शियल वेबसाइट के अगर ऊपर। गूगल बता भी पता है तो आम लोग उस टर्म को नहीं समझ पाएंगे वो क्या कह रहा है, लेकिन वही डॉक्टर समझ जाएंगे। इसलिए ऐसी नहीं करनी चाहिए, कहीं से भी दवा लेकर नहीं खानी चाहिए। आप किसी ऑथराइज डॉक्टर से या किसी ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप लेकर के दवा खा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब मान लीजिए हर चीज के लिए आप तो सिवान, छपरा और बड़े बड़े शहर में नहीं जा सकते हैं। आपके लोकेलिटी में जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप परामर्श ले सकते हैं, दवा खा सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी क्वालिफाइड और अच्छे से जो ऑथराइज डॉक्टर हैं उन्हीं से दिखा सकते हैं। सर, आजकल के इस भाग दौड़ जिंदगी में एक आम आदमी स्वस्थ कैसे रह सकता है? इतने सारे उलझनों के बाद एक दिन भर आदमी कोई कहीं काम करता है, थका हारा रहता है, घर जाता है, उसका एक आम आदमी स्वस्थ कैसे रह सकता है सर? देखिए, स्वस्थ रहने की तो एक बड़ी बात है कि अपने आप को एक पेशेंस रखना, ठीक है। आजकल आप देख रहे हैं ना कि कोई भी लड़का या कोई भी इंसान अगर होश संभालता है, उसके बाद से उसको यही सीख मिलती है कि हाँ, हमको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे पहुंचना है। लेकिन ये चीजें एक दिन में नहीं होती है। इसी की चिंता सबको सताती है कि हम कभी कभी कितना जल्दी धनवान बन जाए, कितना जल्दी अरबपति खरबपति बन जाए। तो ये चीज सोच करके ना लोग इतना ज्यादा अपने आप को बिजी कर ले रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य को ही अच्छे से, अपने शरीर को भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य रहेगा, ठीक है, आप मान लीजिए सपोज दैट कि आप यहाँ पे आज आप स्टूडियो पे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारा इनकम हो जाए, उस चक्कर में आप बिना खाए पिए दिन भर 10 लोग का इंटरव्यू लेते रहे, भाई देवे खुदा न खासा आपको कुछ हो जाता है और आज आपको 2 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है, तो पूरा कमाई तो उसी में चला जाएगा। बताइए, आप तो 10 लोग को हो सकता है 10 लोग का इंटरव्यू कीजिएगा तो आपको 50,000 रुपया नहीं मिलेगा, आपको 2 लाख देना पड़ा, तो नुकसान तो आप ही को भुगतना पड़ रहा है। ये तो हम यही कहेंगे ना कि देखिए, सबसे बड़ी धन जो है ना हमारी स्वास्थ्य ही है। अगर स्वस्थ रहेंगे तभी ना कुछ कर पाएंगे। तो ये चीज आपकी जो आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब मेरे तरफ से यही है। सबसे पहले आप जितना में है उतना में प्रसन्न रहिए। जो भी आपको गॉड ने दिया है उसमें आप प्रसन्न रहना सीखिए और काम को पूजा मान करके अपना कर्तव्य को करते रहिए। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात होती है। तो यही कारण है, जिससे मान लीजिए हर किसी को टेंशन आ रहा है कि उसको उतना हो गया, इसको इतना हो गया, हम भी उतना कैसे। हाँ ठीक है, एक मर्द को या फिर एक इंसान को पैसा कमाने की ललक रहनी चाहिए, लेकिन उसको टेंशन बना के नहीं रहना साथ में अपना शरीर का ध्यान भी देना चाहिए। शरीर को ध्यान दीजिए, उसको टेंशन नहीं बनिए, उसको आप अच्छे में मिल लीजिए कि हाँ हमको करना है और समय समय से उसको करिए। ऐसा नहीं कि हम आज ही बहुत बड़ा आदमी बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। शुगर होता है, उसको डायबिटीज बोलते हैं ना? जी जी, डायबिटीज बोलते हैं। ये तो पहले उतना नहीं हुआ करता सर, ये भी बहुत ज्यादा होने लगा है। इसके पीछे क्या कारण है? सबका मतलब शुगर तो आजकल इतना ना कॉमन हो गया है और बीपी इतना कॉमन हो गया है कि हर घर में 2 पेशेंट मिल रहे हैं। तो शुगर और बीपी होने का सबसे कॉमन कारण अगर देखा जाए तो हमारा लाइफ स्टाइल है। मतलब अधिकतर जो बीमारी है, सभी बीमारियों का कारण अगर माना जाए तो हमारा लाइफ स्टाइल ही है, हमारा खान पान ही है। जो चीजें हम पहले नहीं लेते थे, खाने में नहीं लेते थे, वो आजकल ले रहे हैं। जैसे हमारे कंट्री का जो खाना है वो हम उसको भूलते जा रहे हैं।
और अदर कंट्री के खाना को हम अपनाते जा रहे हैं। और वो मेरा क्या है, लाइफ स्टाइल जो हो गया ना, सेडेंटरी यानी कि लाइफ स्टाइल हो गया है। खाना ज्यादा खाना है, स्थिर पर रहना है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बीच में कहीं आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, कहीं आपको योगा नहीं करना है, और खाना में अच्छे से तैलीय चीज खाना है, और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में मोटापा आएगा तो बीपी आएगा, बीपी आएगा तो शुगर आएगा। शुगर तो होता है हमारे पेनक्रियाज में जो इंसुलिन निकलना कम हो जाता है ना, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसको शुगर की रोग हो जाती है। तो इसके लिए कोई मीठा कम खाना चाहिए क्या? ऐसा कुछ नहीं कि मीठा कम खाइएगा तो आपको बहुत से मतलब लोग हैं जिनको हो गया है वो मीठा कम खाते हैं। हो गया है उनको मीठा कम तो खाना दूसरे व्यक्ति भी देखता है तो सोचता है इनको हो गया है, ये मीठा कम खा रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी पहले से ही जागरूक हो जाता है कि हम भी मीठा कम खाना चालू कर दें ताकि मुझे नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मानक है ना कि आप कितना ही मीठा तक खा सकते हैं। कितना खा सकते हैं सर, मीठा कितना खा सकते हैं? ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, आप जितना खाना है खा सकते हैं, बस अपने आप को उसका वर्कआउट कीजिए, उसका यूटिलाइज कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 10 लाख रुपए जमा कर लिए एक दिन में कमा करके, और फिर आपका उसका यूटिलाइज नहीं कीजिएगा तो कहा गया है ना कि धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। अगर ज्यादा पैसा है तो दान कीजिए, नहीं तो भोग कीजिए, तीसरा कि नाश होता ही है। तो नाश के तरह वही बीमारी हो जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी गेन कीजिए, उसको यूटिलाइज नहीं कीजिएगा, अस्थिर बैठे रहिएगा, कोई काम नहीं कीजिएगा, तो एनर्जी जमा होते होते फैट का रूप धारण करेगा। फैट रूप धारण करेगा तो फैट से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी शुगर हो जाएगा, हार्ट की दिक्कत हो जाएगी, किडनी की दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। मतलब ऐसा भी होता है, लोग कोई भी चीज खा तो लेते हैं ज्यादा, लेकिन उसको आप जब उतना मेहनत नहीं करेंगे तो शरीर से वो आसानी से बाहर निकलेगा ही नहीं, शरीर में ही जमा होते रहेगा। कहे ना कि आप इतना 10 लाख रुपए आज कमा के रख लिए, उसको खर्च भी तो करना चाहिए ना। खर्च भी करना है, कमाया जा रहा है, सिर्फ उसको बचा के रख रहे हैं, आखिर उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या, उद्देश्य क्या है? आपको जो भी चीज अपने जरूरत के लिए कमा रहा है, कोई पैसा क्यों कमाते हैं? अपने जरूरत के लिए। हमारे जो भोगना है, कपड़ा है, गाड़ी है, जो घूमना है, जो भी चीज सामग्री जो है और लोग जो भोग के लिए उसी के लिए ना करते हैं, तो वो चीज अगर आपको नहीं हो रहा है तो वो इकट्ठा होगा ना। तो कहांगे है अति सर्वत्र बढ़ जाते। जहाँ भी किसी चीज का अति होगा, कोई भी चीज ज्यादा बढ़ेगा, कोई भी चीज कम होगा, वो रिस्क हो जाता है। आप समाज में ही देखिए, कोई भी चीज अगर ज्यादा अति हो जाता है ना तो उसको तो नाश तो होना ही है। सर, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब बिल्कुल एक सरल भाषा में बताएं तो क्या करना चाहिए? एक छोटा सा आंसर आपका। देखिए, चलते चलते हम आपको यही बताएंगे कि स्वस्थ रहने के लिए आपको एक जीवन का एक रूटीन होना चाहिए कि हमको प्रतिदिन कैसे जगना है, किस टाइम सोना है, क्या खाना है, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है, क्या अहितकर है। वो चीज आप फॉलो करेंगे, आपका प्रतिदिन का दिनचर्या जो है वो सही रहेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हम 10 बजे खाना खा लिए, कल 2 बजे खाना खाएं। एक आपका रूटीन होना चाहिए जीवन का। जैसे आप सुबह में उठ करके रोज फ्रेश होने जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कभी 10 बजे जाते हैं, कभी 2 बजे जाते हैं। जैसे सुबह उठते हैं, गुनगुने पानी पीने के बाद जाते हैं ना फ्रेश होने, वैसे एक आपका टाइम टेबल होना चाहिए और आपके जीवन का एक रूटीन होना चाहिए। एक रूटीन बनना चाहिए, इतने बजे हम सोएंगे या इतने बजे उठ जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसी और खाने में सर खाना में क्या शामिल करना चाहिए हम लोग को? मतलब कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा फल या कोई ऐसा चीज जो हम लोग को खाने में शामिल होना ही चाहिए, करना ही चाहिए? जैसे देखिए, आप बता रहे हैं ना कि आज के डेट में मोटापा बहुत ज्यादा कॉमन कारण है। ये मोटापा होने के कारण क्या है कि हमारे शरीर से ना फाइबर घटते जा रहा है। तो हमारे फल, हमारे खाना से, हमारे फ्रूट जो है, हम जो भी फूड खाते हैं उससे फाइबर का लॉस होता जा रहा है। फाइबर कोई खा ही नहीं रहा है, तला भुना और स्पाइसी और चिकन मटन ये सब खा रहे हैं। ना सैलेड रह रहा है, ना फ्रूट्स रह रहा है, ना वेजिटेबल रह रहा है, ना दूध रह रहा है, ये सब चीजें जा रहा है। आप समझते हैं कि हमको दूध से, मीट से ही प्रोटीन मिलेगा, दूध से ही तो आपको प्रोटीन मिलेगा। दूध लीजिए, छेना खाइए, उसका डेयरी प्रोडक्ट खाइए, जरूरत थोड़ा है कि आप मीट से ही खाइए। अब देखिए, इसलिए मीट हम बोल रहे हैं ना कि मीट खाइएगा तो आप उसमें मसाला ज्यादा खाना है, क्योंकि आप अपने यहाँ के लोग ज्यादा मसाला ही प्रेफर करते हैं ना, तो मसाला ज्यादा खाइएगा तो आपको एसिडिटी बनेगा। मतलब कोई भी चीज है अगर हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं, जैसे तेल मसाला या कोई भी ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो ज्यादा चीज शरीर को नुकसान ही करेगा, नुकसान ही करेगा। कहे तो अति सर्वत्र वर्जित है, अति सभी जगह वर्जित है। आपको एक लिमिट में रहना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको
हाँ थोड़ा सा स्पाइसी खाना ही खाया, नॉर्मल में खाइए। अब नहीं है कि ज्यादा मिर्चा मसाला डाल दिए उसको अच्छे से पूरा, मतलब टेस्ट के चक्कर में अपना पूरा पेट खराब, पूरा शरीर खराब। जो जीभ को अच्छा लगता है ना शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। सर ऐसा कोई फूड है खाने में है, मतलब उसको बॉईल करके खाना चाहिए? जैसे कई ऐसे लोग बोलते हैं ज्यादा बॉईल करके खाना चाहिए, ज्यादा सलाद खाना चाहिए, ऐसा भी कोई चीज है? बॉयल करके खाने का मतलब है कि उसमें आप इसीलिए कह रहे हैं कि बस वो उसका अंदर से जो है वो पक जाए, लेकिन उसमें मसाला और तेल ना जाए, इसीलिए लोग बोलते हैं बॉयल खाने के लिए। मतलब आपको प्रोटीन पका हुआ होना चाहिए। आपको प्रोटीन मिल गया, आपको वो जो भी विटामिन मिनरल्स है वो सब मिल गया, लेकिन स्पाइस नहीं गया, आपके शरीर में ऑयल नहीं गया, इसलिए लोग बोलते हैं ना बॉयल करके ले लीजिए या रोस्ट करके ले लीजिए, भून के ले लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक क्वेश्चन का हम सवाल जानना चाहेंगे। ये जो तेल मसाला होता है, स्पाइसी चीजें होता है, चाहे कोई भी मीट मछली हो गया या तला भुना हुआ कोई चीज हो गया या फास्ट फूड हो गया, तो सर इसका कोई हमारे शरीर में खास बेनिफिट होता है या हम लोग अपने टेस्ट के लिए ही खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बेनिफिट है। क्योंकि हमारे तो आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि जितने सारे हमारे किचन में जो मसाले होते हैं ना वो सारे औषधि होती है, सारी चीजें औषधि होती है, जैसे जीरा हो गया, मरीच हो गया, जो भी चीजें हमारे किचन में उपलब्ध रहती है ना मसाले के रूप में, वो सारे औषधि है। जो मसाले के रूप में हमारे किचन में उपलब्ध है वो कहीं ना कहीं औषधि है। बिल्कुल औषधि है, उसका औषधीय गुण है। जैसे मान लीजिए आपको सर्दी खांसी, लेकिन उसको एक मात्रा में खाएंगे तो, जैसे सर्दी खांसी आपको बुखार हो गया, तो दादी और नानी हुआ करते थे पहले, बोलते क्या कि उसमें गोल मिर्च और लौंग डाल करके तुलसी का पात काढ़ा बना के दे दो, उससे आपका सर्दी खांसी ठीक हो जाता था। तो कहीं ना कहीं उसमें औषधि गुण है, तभी ना वो बोला जाता था। वो है भी, आज के डेट में इफेक्ट है वैसा, ये चीज है, बिल्कुल है। अगर गोल मिर्च और लवंग और इलायची को आपको थोड़ा सा कूट करके और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके उसको काढ़ा बना के देते हैं तो आपका जरूर से जरूर जो भी सर्दी खांसी है उसमें आपको रिलैक्स मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं हम बता रहे हैं कि आपको हमारे किचन में ही जितने सारे मसाले उपलब्ध है वो एक तरह का कहीं ना कहीं औषधि है। सर एक लेकिन बस वही है कि मात्रा के अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए। इस मात्रा की जानकारी हमें नहीं रहती है, लोगों की नहीं रहती है, तो ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, उसका नुकसान होता है। सर एक चीज हम लोग और देखते हैं कि हमारे यहाँ मौसम होता है, सर्दी हो गया, उसके बाद गर्मी हो गया, बरसात हो गया, फिर ठंडी हो गया, मौसम बदलते रहता है। तो सर सीजनली बीमारी क्या होता है और इसमें हम लोग रोकथाम कैसे कर सकते हैं सर? जैसे सीजनल बीमारी, जैसे मान लीजिए अभी तो जस्ट ठंडा खत्म हुआ है और गर्मी की तरफ हम लोग रुख किए हैं। सर किस मौसम में कौन सा बीमारी होता है, डिटेल के साथ में थोड़ा बताइए इसको, ताकि जैसे देखने सुनने वाले को भी कुछ नॉलेज मिले इस वीडियो से। सीजनल बीमारी जो होते हैं ना वो मोस्टली इन्फेक्शियस बीमारी। किस सीजन में कौन सा बीमारी होता है सर, उसका रोकथाम क्या है? अभी जो आ गया ना, अभी जो मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीना में जैसे मान लीजिए गेहूं की बालियां होती है, उस पे जो फूल लगते हैं, उसका जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो हवा में उड़ करके और हमारे नाक के पास हम उसको इनहेल करते हैं, तो जो है हमारे आज के डेट में वो सब सीजन आ रहा है, तो सर्दी खांसी ज्यादा होगा, क्योंकि वो एलर्जेंस होते हैं। वो जो होते हैं ना, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, एलर्जेंस होते हैं। तो खासकर बच्चों को या फिर यंग चाइल्ड को या फिर एडोलेसेंस बच्चे को ज्यादातर होता है, जो अभी ग्रोइंग चिल्ड्रन है, उनको सर्दी खांसी बुखार उस चीज से ज्यादा होती है। या अभी मौसम आ गया, जो धूल धुआं ज्यादा मिलेगा, धूल धक्कड़ ज्यादा होता है, उसमें भी पॉलन ग्रेन जाएंगे आपके, उसको इनहेल करेंगे, उससे भी आपको सर्दी खांसी बुखार हो जाएगा। एक शरद ऋतु ही ऐसी है जिसमें बीमारियां बहुत कम होती है, इसलिए कि उस टाइम हमारे जो डाइजेशन होता है ना बहुत फास्ट होता है। हम कुछ भी खाते हैं उस टाइम हमारे कुछ भी खाएंगे डाइजेस्ट अच्छे आसानी से हो जाता है। वातावरण में जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजुआ जो है उस टाइम बहुत कम ग्रो करते हैं, ठंडी में बहुत कम ग्रो करते हैं। जब ग्रो करेंगे नहीं तो हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगे नहीं उतना, तो रहेंगे नहीं तो हम उसको इनहेल नहीं करेंगे, यानी कि नाक से नहीं निकलेंगे, सांस के जरिए हम अंदर नहीं ले सकते। दूसरी चीज है, एक तो आपको इस ठंडी की जस्ट बाद गर्मी का स्टार्ट होती है, दूसरी चीज बरसात हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है। मतलब सबसे अगर कोई खराब मौसम है तो बरसात है। बरसात में तो बीमारी के अनुसार मान लीजिए कि इधर का पानी उधर चला गया, नाली का भी पानी अगर रोड बार उसमें चलते हैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से,
उसका कुछ ना कुछ तो हम इनहेल कर रहे हैं ना नाक के माध्यम से, तो देख तो नहीं रहे कि क्या ले रहे हैं, तो वो चीजें हमारे लिए नुकसान होता है। तो बरसात हमारे लिए मतलब बीमारी के तौर से आज के मॉडर्न जमाने के अनुसार बरसात में जहाँ की पानी तहाँ जाती है, नाली के पानी मान लीजिए बहुत दिन से कचरा जमा हुआ है, ज्यादा पानी होगा वो रोड पर चला आया या किसी गली में घुस गया, तो वो चीजें हमारे लिए नुकसानदेह होती है, जिससे हमारे इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ते हैं। बाकी ऐसा कोई जो क्रोनिक बीमारियां होती है वो कोई सीजनल नहीं होती है। सीजनल में वही सर्दी खांसी बुखार या डायरिया या लूज मोशन या वोमिटिंग हो सकती है, इसके अलावा और कोई ऐसी चीजें नहीं है जो सीजन में ही होगी, वो कभी भी हो सकती है। तो सर ऐसे सिचुएशन में अपने आप को हम लोग जागरूक कैसे रखें, इसके लिए मतलब हम लोग क्या सावधानियां बरतें? तो सावधानी यही बरतना है कि अगर जैसे मान लीजिए अभी मौसम चेंज हो रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर रहे कि वो ऐसी जगह पर न जाए जहाँ पे पॉलन ग्रेन ज्यादा, साफ सफाई का ध्यान दें। साफ सफाई का ध्यान दें, अपने घर में ओपन वेंटिलेशन रखें ताकि हर चीज बाहर से अंदर हवा आते रहे। मैंने कुल मिलाकर आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है अपने आप को बचाने के लिए, और प्रॉपर साफ सफाई रखें और खाना समय समय पर खाएं। अभी वाले सीजन में ज्यादातर लिक्विड चीजें लें। अभी सर गर्मी आ रहा है तो गर्मी में लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए। लिक्विड लीजिए, लिक्विड चीजें लीजिए। लिक्विड में क्या क्या ले सर? जैसे ऐसे लिक्विड में बोलेंगे तो किसी को नॉर्मल आप अपने नॉर्मल जो खाना खाते हैं खाना खाइए, बस अपने आप को हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। पानी तो कैसे रखें सर? लिक्विड में क्या लें? जैसे ज्यादा पीजिए, ओआरएस का घोल लीजिए। हाँ, सत्तू का अपने गांव में जैसे सत्तू का ज्यादा सत्तू का लोग ऐसे घोल के पी लेते हैं। ले सकते हैं, ओआरएस का घोल ले सकते हैं, कोई जूस भी पी सकते हैं, गन्ने के जूस पी सकते हैं, किसी तरह का फ्रूट्स जूस ले सकते हैं। ये चीजें हैं। अन्य जो है अनाज खाए कम खाएं और फ्रूट्स का जूस और फ्रूट्स सैलेड और ये सब चीजें ज्यादा ले ताकि आपको शरीर में डाइजेशन भी सही रहेगा। क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, डाइजेशन प्रॉब्लम ज्यादा होता है। देखते हुए कि लोग चले जाते हैं अपने शादी फंक्शन में चले जाते हैं, वहाँ पे ज्यादा स्पाइसी चीज खा लिए तो उनको या तो लूज मोशन या वोमिटिंग या कई तरह की दिक्कत हो जाती है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी हल्का चीजें हैं हल्का चीजें लें, अपना सैलेड खाएं, फ्रूट्स खाएं और जो भी फ्रूट जूस है उसको लें, ओआरएस का घोल लें। अपने आप को हाइड्रेशन मेंटेन रखें गर्मी के दिन में, और अपने ताकि हमारे शरीर में जो नमी मतलब पानी की कमी ना हो, अपने बदन को ढक करके चलें, ढक के चलें। पतला कॉटन का कपड़ा पहने जिससे आपको धूप ना लगे, जिससे आपको लू की। ऐसा भी है सर क्या गर्मी के सीजन में किसी खास कर कपड़ा पहनेंगे तो हमारे ऊपर जो ऐसा कुछ नहीं? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि व्हाइट कपड़ा पहनने से जो सूर्य का है किरण रिफ्लेक्शन के लिए होता है, मतलब ज्यादा हमारे ऊपर उसका धूप नहीं आएगा। तो नहीं वो चीज है ना, प्रकाश की किरणें जो होती है ना उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको आरती नहीं है, मतलब हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगा, रिफ्लेक्ट वापस चला जाएगा व्हाइट कपड़ा पहनने से। व्हाइट होता है ना, व्हाइट जैसे गर्मी के दिन में खासकर। और वही ब्लैक पहन लीजिए तो जितने सारे कलर है ना उसको सूर्य की किरणें ऑब्जर्व कर लेगा, पूरा ऑब्जर्व करके आपके शरीर के अंदर आ जाएगा। तो बॉडी को हिट करता है, इसलिए हम देखते हैं मतलब काढ़ा का अपना एक तरह से नहीं पहनना चाहिए, गर्मी के दिनों में नहीं पहनना चाहिए। अच्छा चीज नहीं, ज्यादा गर्मी होगा क्योंकि कलर पर डिपेंड करता है किस कलर का कपड़ा सर पहनना चाहिए। ऐसे अगर मेडिकल में है क्या कुछ ऐसा कि किसी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा फिजिक्स का एक रूल है कि आप व्हाइट कपड़ा पहनेंगे तो आपके जो भी कपड़ा पर जो सनराइज आएगा वो रिफ्लेक्ट जल्दी हो जाएगा, तुरंत लौट जाएगा, वापस चला जाएगा। ब्लैक आपके शरीर पे जो भी किरणें आ रही है वो वापस हो जाए, रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लैक पहनते हैं तो वो एब्जॉर्ब करके जितने भी किरणें हैं, जितने भी प्रकाश है, सब आपके बॉडी में आ जाएगा, मतलब वो वापस नहीं जा पाएगा। सनलाइट है ना वो आपके शरीर को जैसे कपड़ा एब्जॉर्ब कर लगी, कपड़ा एब्जॉर्ब करके आपको स्किन को ही ना देगी तो आपको गर्मी का महसूस होगा, गर्मी महसूस होगा, इसलिए उसको माना बोला जाता है। ऐसा कुछ रूल नहीं है पहनने के लिए सब। आजकल तो फैशन का दौर है, हर चीज हर कोई पहन सकता है। हाँ वो चीज तो फैशन में, किसी भी चीज फैशन में कहा जाता है ना, फैशन में ये चीजें जानना चाहिए, गारंटी नहीं, ये चीजें सबको जानना चाहिए कि व्हाइट कपड़ा जो है ना लाइट को रिफ्लेक्ट जल्दी करता है, यानी कि तुरंत भेज देता है, और ब्लैक कपड़ा होता है ना वो सारे किरण को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब करने से आपको थोड़ा गर्मी महसूस ज्यादा होता है। अच्छा सर देखे हैं एक चीज, साउथ इंडियन लोग जो होते हैं, दक्षिण भारतीय लोग दोनों टाइम नहाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है सर? ये दोनों टाइम नहाना सही है? नहीं तो ऐसा तो कोई नहीं है। आप 4 बार नहाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं
आप 4 बार नहाइए, 5 बार नहाइए, ऐसा कुछ बात नहीं। आपको टाइम मिल रहा है, आप 3 बार नहाइए, 4 मतलब बार नहाइए। एक 24 घंटे में एक बार नहा लिए तो काफी है हमारे साफ सफाई के लिए, क्लीन होने ये के तो लिए। आपका एक होता है ना, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होगी। आप एक बार नहाए, 2 बार नहाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक बार नहाना काफी होता है इससे 24 नुकसान घंटे नहीं में। कुछ होता है। आपको नुकसान, अगर आप घर रह रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप 5 बार नहाइए, 4 बार नहाइए, कोई दिक्कत नहीं ऐसा है। कुछ रूल नहीं है। आप नहाइएगा तो अच्छा ही बात होगा। नहाने से क्या होगा, आपको शरीर में सुस्तियां खत्म हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको कोई काम करने में ये हो जाएगा। जैसे कई लोग होते हैं, मतलब सुबह नहा के फ्रेश होकर ड्यूटी गए और थका हारा वापस आए तो एक बार और नहा लिए, ताकि उनको अच्छा से फ्रेश जो हो जाए, भोजन है, भोजन फ्रेश होके भोजन करके और रेस्ट कर नींद, सके। हाँ, नींद अच्छी नींद लगती अच्छा है, आएगा। नींद अच्छी इसका लगती है। इसका एक कारण ये भी हो शाम में सकता आके है। जो नहाते हैं ना, स्नान करते हैं ना, वो जैसे मान लीजिए दिन भर ड्यूटी किए, शाम में आए और थोड़ा थके हारे हैं तो नहा लेंगे, देख तो माइंडली फ्रेश हो जाएंगे वो। फ्रेश होने के बाद वो हमारा बॉडी भी रेस्ट अच्छे से ले लेगा। और वो स्नान करने से ना शरीर को सुस्ती ज्यादा आती है, नींद जल्दी आती है, इसलिए स्नान करना 2 बार रात के लिए ये होता अच्छा है। सर, एक चीज और है, कई लोग टूथपेस्ट भी 2 बार करते हैं, एक सुबह करते हैं और एक रात को सोने से पहले वो करते तो हैं। अच्छा चीज है, वो तो ये अच्छा सही चीज चीज है। वो तो अच्छा चीज है। कभी भी हम खाना खाते हैं, हम्म हमारे दांत में कोई फूड पार्टिकल फंस रहा है तो रुकेगा 1 दिन 2 दिन। जैसे मान लीजिए आज सुबह में खाए, कोई फूड पार्टिकल उसमें जाकर लॉज कर गया, तो लॉज करने के बाद वो क्या करेगा ना, वो सड़न पैदा करेगा। सड़न पैदा करेगा तो वहाँ बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, जहाँ से हमारे शरीर में, हमारे दांत में जिंजिवाइटिस होता है, जो मसूड़ा में इन्फेक्शन होता है उसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं। तो वो तो सही चीजें हैं, वो तो करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे हर इंसान को करना चाहिए 2 बार ब्रश, ताकि उसको इन्फेक्शन से बचा जा सके। आपका दांत हेल्दी रहेगा, दांत लॉन्ग लास्टिंग करेगा। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर वही चीज होगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा। खासकर बच्चों में तो ज्यादा होती है ना, चॉकलेट खाते हैं, उनके दांत में लग जाता है तो वो उनको इन्फेक्शन हो जाता है और वही दांत सड़ जाता है। पैडिया वाली दिक्कत हो जाती है, दांत सड़ जाती है, गड़खुल बन जाता है, सॉरी फोड़ला बन जाता है, आम भाषा में जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं स्वास्थ्य के सावधानियां बरतने के लिए। सर एक लाइन में एक बताइए, अगर सबसे बेस्ट मेडिकल फील्ड में कौन सा कोर्स बेस्ट है, जो एक युवाओं का संदेश मिले कि हाँ वो कोर्स करे? ऐसा कुछ नहीं है, बेस्ट सब चीज है, अपने अपने जगह पर है, लेकिन आपके लिए बेस्ट हुआ ना वो, तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। हर चीज बेस्ट है अपने जगह पर। अपने अपने जगह पे कोई भी कोर्स करे वो अपने अपने जगह पे सही है। अपने जगह पर हर चीज बेस्ट है। आपका नजरिया क्या है, आप कैसे उसको देखते हैं, वो हर चीज बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में यही बेस्ट है। MBBS BMS सब चीज बेस्ट है अपनी जगह पर, बस आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोर्स खराब नहीं होता है। नए स्टूडेंट या युवा जो भी मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं या उसका तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है सर? सबसे पहले वैसे बच्चे को हम यही कहेंगे कि आप 12th अच्छे से पढ़ाई करें और नीट का एग्जाम होता है, मेडिकल एंट्रेंस होता है, उसको एग्जाम दें और अच्छे से तैयार करके एग्जाम दें। कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन मिलेगा, चाहे जिस फैकल्टी में जाना चाहते हैं उस फैकल्टी में सिलेक्शन मिलेगा। वैसे आप मेहनत करेंगे तो आपको टॉप में MBBS मिलता है, उसके बाद BDS डेंटल मिलता है, उसके बाद आयुष मिलता है, जैसे BAMS BHMS BUMS होता है। उससे कम आएगा तो आपको GNM ANM नर्सिंग BSc नर्सिंग ये सब सारी चीजें मिलती है। तो हम तो यही कहेंगे सारे बच्चों से जो PCB से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करें और कंपटीशन निकाल करके अच्छा से अच्छा पोस्ट की प्राप्ति करें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।